ठीक है, सभी को प्रणाम। तो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं हमारा 9th यूनिट पेपर सेकंड का, जो है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये एक तो बहुत इजी है। मतलब अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। इसमें बहुत सारा ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, सिंपल सी चीजें हैं इसमें। बट इससे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा से ना, जितनी बार भी हमारा एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट का, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो हमारी बुक है कैवल्य धाम की योगाभ्यासों की अध्यापन विधिया, उसके अनुसार क्या है, ये चीज कैसे है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका, कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे देखने को मिल जाएंगे और इससे आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, कोई कुछ कह रहे हैं? मैम, मैं बोल रही थी ये आसान भी है और मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, और ये नंबर बनाने के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है। इसको अच्छे से पढ़ोगे आप एक ही बार में तो आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो आपको इसमें बुक का कवर दिख रहा है, अगर आपको लेनी है तो आप ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, और ये लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे और श्रीमंत कुमार गांगुली जी ने इसको लिखा है, जो इसके लेखक है हमारे। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, है ना, क्या पता कई बार पूछ ले। ठीक है, योगाभ्यासों की अध्यापन विधिया लिखी गई है डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे जी और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली जी ने इसको लिखा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही पढ़ाऊंगी। जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जो कुछ इजी चीजें होती है जिसमें कुछ समझने वाला नहीं होता, या नॉर्मल सी चीजें दी होती है, वो आप खुद से समझ लोगी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होगी वो मैं आपको बता दिया करूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं इसमें। मैडम इसका पीडीएफ होगा तो भेज देना मैडम ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको भेज दूंगी, क्लास के बाद आपको भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम इसमें कितने अध्याय है। तो सबसे पहले हम पहला जो चैप्टर है हमारा, पहला अध्याय है, वो है हमारा विषय प्रवेश। तो हम विषय प्रवेश के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा बड़े नहीं है इसके चैप्टर्स, छोटे छोटे ही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आप ध्यान से क्लासेस लगाओगे और एक दो बार रिवाइज कर लोगे खुद से, तो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा है हमारा योग एवं योगाभ्यास। तीसरा होगा अध्यापन विधियां, इसके अर्थ और कार्य क्षेत्र के। अध्यापन विधियां कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, उसके अर्थ के बारे में हम जानेंगे और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि कौन सी जो विधि है वो किस समय ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है हमारा अध्यापन विधियों के स्रोत। फिर होगा कक्षा प्रबंधन की, क्लास मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। मतलब इसमें सारी चीजें ही आपको बताई जाएगी, जैसे कि इसका नाम से आपको समझ आ रहा होगा, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि, कि जो हमारे योगाभ्यास होते हैं उसको पढ़ाने की विधियां कौन सी है। पढ़ाने की विधियों के साथ साथ आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि आपको कक्षा प्रबंधन कैसे करना है, या उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, क्लास मैनेजमेंट हो गया, प्रश्न कैसे पूछने हैं, बच्चों का व्यवहार कैसा है उसको जानना, या कोई किसी का खराब व्यवहार होता है क्लास में तो उसको कैसे ठीक करना है, वो सारी चीजें भी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला है हमारा योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। अध्यापन साधन हो जाएंगे हमारे टीचिंग एड्स, जो हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं पढ़ाई में, उसको बोलते हैं अध्यापन साधन, और उसका क्या महत्व होता है पढ़ाई में हमारे। ठीक है, अगला है योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पाठ नियोजन के बारे में, यानी लेसन प्लान के बारे में। अगर हमें क्लास को पढ़ाना है उससे पहले एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है, वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और नेक्स्ट होगा हमारा योगाभ्यास अध्यापन पाठ। ठीक है, तो ये सारे हमारे चैप्टर्स है, इनके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहले हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे।
आपको मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना, और आवाज सही से आ रही है, एक बार बता दीजिए। जी मैम, स्क्रीन बन है, आवाज भी सही है मैम। ठीक है, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका देख रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है हमें, हाँ जी, तो इसमें क्या बताया गया है कि प्राचीन काल में किस तरह से शिक्षा प्राप्त की जाती थी। आज का समय का तो आपको पता है, हम कैसे ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से किसी भी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे लोग, उसके बारे में बोला गया है कि हमें क्या है कि हमें बहुत कम सूचना उपलब्ध है, ठीक है, कि प्राचीन काल में किस तरह से पढ़ाया जाता था। लेकिन भगवत गीता में फिर भी एक चीज बताई गई है, परिप्रश्नेन सेवया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था इस बार, जिसने एग्जाम दिया होगा उसमें क्वेश्चन आया था कि ये भगवत गीता का कौन सा श्लोक है, ये पूछा गया था, परिप्रश्नेन सेव्य सेव्य। तो ये है फोर्थ चैप्टर का 34th श्लोक, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्राचीन काल में प्रश्नों के द्वारा आदर तथा सेवा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती थी। मतलब पुराने समय में क्या होता था, प्रश्न पूछे जाते थे और उसका उत्तर दिया जाता था। आदर तथा सेवा किसकी होती थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं पुराने समय में बच्चे गुरुकुल में रहते थे, अपने गुरुजी के साथ रहते थे, तो उनकी आदर, उनकी सेवा करनी होती थी, तो उनके साथ ही वो लोग रहते थे, तो वहां पे ही उनके साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, उसके उपरांत ही घर वापस लौटते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर बताया गया, क्योंकि हमें वैसे तो पता नहीं है कि पुराने समय में लोग कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन भगवत गीता में बताया गया है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नों के द्वारा हमें क्या है, मतलब प्रश्नों के द्वारा, आदर तथा सेवा के द्वारा ही हम शिक्षा प्राप्त करते थे। और उस समय क्या होता था, कोई नियमित समय नहीं होता था, जैसे आज का होता है कि आपकी 10 से 4 स्कूल लगेगा या 3 से 5 स्कूल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। परीक्षाएं भी नहीं होती थी, मतलब उनको क्या होता था, पढ़ा दिया जाता था, फिर उनको वापस भेज दिया जाता था। उस समय ऐसी परीक्षा नहीं होती थी जैसे आजकल होती है कि पूरा आपका एक सिलेबस है, मान लो आपको कंप्लीट करवाया, फिर आपके मिड टर्म हो रहे हैं, उसके बाद आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, और लास्ट में आपके जो एंड सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, और ना ही प्रमाण पत्र मिलते थे, जैसे आज के टाइम में हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता था पुराने समय में, ठीक है। और क्या होता था कि जो बच्चे होते थे हमेशा गुरु के साथ समय व्यतीत करते थे, और ये शिक्षा प्राप्त करने का हमारा सर्वोत्तम माध्यम था, क्योंकि जब हमेशा गुरु के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ वार्तालाप चलती रहती थी, तो जो जिज्ञासा होती थी बच्चों के मन में, वो उनसे पूछ लेते थे और उनका उत्तर उनको मिल जाता था, ठीक है, क्योंकि उनको हमेशा ही गुरु के साथ गुरुकुल में रहना होता था। और संबंध कैसा होता था, गुरु और शिष्य का संबंध स्पष्ट होता था और भय रहित हुआ करता था, है ना। कोई भय नहीं होता था, ऐसा नहीं था कि जो शिष्य है वो अपने गुरुजनों से भयभीत होकर रहते थे, ऐसा कुछ नहीं होता था। उनका संबंध अच्छा होता था, साफ, स्पष्ट और भय रहित होता था, ठीक है। और क्या है, गुरु शिष्य के बीच वाद विवाद तो हुआ करते थे। वाद विवाद ऐसा नहीं कि जो झगड़े वाला होता ना, कि बिल्कुल मारपीट वाला या गुस्से वाला, वैसे वाला नहीं, ठीक है। वाद विवाद मतलब कि कोई प्रश्न पूछ लिया किसी ने, शिष्य ने अपने गुरु जी से, तो गुरुजी ने सामने से कुछ बोल दिया, तो उनको अगर वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा तो वो सामने से और प्रश्न पूछते थे जो शिष्य होते थे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत वाद विवाद हो जाता था, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि उनके संबंध बिगड़ते थे, उनके संबंधों में किसी प्रकार की मलिनता नहीं आती थी, उनके संबंध अच्छे रहते थे, क्योंकि वो जो वाद विवाद होता था वो होता ही इसीलिए था, किसी जिज्ञासा का, कोई जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हुई उसके उत्तर को जानने के लिए, ठीक है। और जरूरी बात क्या है, पाठ प्रारंभ करने से पूर्व दोनों प्रार्थना क्या करते थे साथ साथ, गुरु जी भी और शिष्य भी। किस लिए प्रार्थना करते थे, ताकि उनको अध्ययन का उत्तम फल प्राप्त कर सके, है ना, जो वो पढ़ने वाले हैं उसका उन्हें अच्छा फल मिले, इसलिए वो साथ साथ प्रार्थना करते थे, ठीक है। ये सारी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि पुराने समय में किस प्रकार से होता था, बाकी इसमें नॉर्मल सी चीजें ही आप लोगों को बताई गई है ना। बाकी क्या है कि हमें साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने का विचार नहीं था, तथा इसमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना निहित नहीं थी, मतलब ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी बच्चों में आपस में कि या फिर ऐसा कि आप आपने अपने गुरुजनों के साथ ही कंपटीशन लगाया है कि हमें इनसे आगे बढ़ना है या इनसे ज्यादा नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, और
कि जो हमारे गुरु होते थे, ये तो सभी को ज्ञात ही है कि उनको अधिक ज्ञान होता था शिष्य की तुलना में, ठीक है? परंतु ऐसा कभी दावा नहीं करते थे कि उनको सब कुछ पता है। ये तो सभी जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। आज के समय में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे माध्यम हो गए हैं शिक्षा के, तो हम कहीं से भी नॉलेज जो प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ पता होता है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, गुरुजी जो हमारे होते थे, उन्हीं के पास बहुत अधिक ज्ञान होता था। लेकिन उनमें उस बात का ऐसा कोई घमंड नहीं था कि हमें ही सब कुछ पता है या हमें ही सब कुछ आता है, ठीक है? और जो एक अच्छे गुरुजी होते थे, वो हमेशा यही उनकी इच्छा रहती है कि उनका जो शिष्य है, वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके, कि जो उसमें कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो बाहर आ सके, जो जिस चीज़ में वो निपुण है, ठीक है? और प्रत्येक प्रशिक्षण आवासीय व्यवस्था में हुआ करता था और शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी। आज के समय में वैसे तो हमारी जो अकेडमी है वो निःशुल्क ही पढ़ाती है, लेकिन बाकी जगह बहुत सारे, आप स्कूल में देख लो, कॉलेजेस में देख लो, हर जगह फीस लगती है, शिक्षा की फीस लगती है। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, शिक्षा हमारी निःशुल्क होती थी, है ना? और क्या था, प्रशिक्षण का अधिकतर कार्य मौखिक हुआ करता था। आज के समय में हमारे पास उपलब्ध होती है, पुस्तकें होती है या पीडीएफ के रूप में हमारे पास नोट्स होते हैं। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, जो अधिकतर हमारी पढ़ाई होती थी वो मौखिक रूप से होती थी। मतलब जो हमारे गुरुजी थे वो बोल के करते थे और शिष्य उन चीज़ों को स्मरण कर लेते थे। इसके लिए क्या चाहिए था, अच्छी स्मरण शक्ति की आवश्यकता होती थी और बार-बार पठन की, यानी बार-बार जो गुरुजी ने हमें बोला है, उसको हमें पहले तो स्मरण करना है, फिर उस चीज़ को रिवाइज़ करना होता था। क्योंकि लिखा हुआ कुछ होता नहीं था, तो उसको हमें याद रखना पड़ता था, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि पुराने समय में बस जो विषय वस्तु हमारी होती थी, उसी से ही शिक्षा मिलती हो। नहीं, जो हमारे आचार-विचार होते थे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। आचार-विचार मतलब कौन कैसे रह रहा है। अगर एक शिष्य है, वो अपने गुरुजी को देख रहा है कि उनकी दिनचर्या कैसी है, सुबह वो क्या करते हैं और दिन पे क्या करते हैं, उसके उपरांत क्या करते हैं, क्या-क्या चीज़ें, या लोगों का व्यवहार कैसा है उनके आस-पास का, इन सारी चीज़ों से भी वो बहुत कुछ सीखते थे। ऐसा नहीं है कि बस जो उनको उनके गुरुजी ने बता दिया उसी से। मतलब एक हिसाब से वैसा नहीं है कि रट्टू-तोते वाली बात नहीं थी कि जो पढ़ाया वो रट लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था पुराने समय में, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती थी पहले के समय में, ठीक है? फिर अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास एक डिफरेंस बताया गया है प्राचीन शिक्षा पद्धति में और आधुनिक शिक्षा पद्धति में। इसमें क्या अंतर है, ये आपको देख लेना है, इसको याद रख लेना है, ठीक है? तो पुराने समय में क्या होता था, छात्रों की सीमित संख्या हुआ करती थी। क्योंकि आप सभी को जिसको ऐसे तो पता ही होगा, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, जो एक वर्ण विशेष होता था, उन्हीं को, जैसे वर्ण पता है ना आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो पुराने समय में वर्ण विशेष को ही शिक्षा दी जाती थी। इस वजह से क्या होता था, छात्रों की संख्या सीमित होते थे, लिमिटेड बच्चे होते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते थे। परंतु आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, तो आज के समय में छात्रों की सीमित संख्या होती है, मतलब कितने भी बच्चे पढ़ सकते हैं कहीं से भी, ठीक है? पुराने ज़माने में समय का बंधन नहीं था, जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी। लेकिन आज के समय में समय का बंधन अनिवार्य है कि आपको अगर कोई कोर्स है, आपकी मान लो मास्टर डिग्री है, तो आपको वो 2 साल में ही पूरी करनी है, तो मतलब 2 में ही पूरी करनी है उसको। आप, ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय दिया जाएगा आपको। अगर कोई एग्ज़ाम रह जाता है, तो आपको थोड़ा 6 महीने का टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। बाकी लेकिन उसका एक टाइम पीरियड बना है कि अगर आपको कोई चीज़ 2 साल में खत्म करनी है, तो उतने में, कोई आपका डिप्लोमा करे हो 6 महीने का, 1 साल का, उस समय में आपको कंप्लीट करना है वो, ठीक है? फिर क्या है, छात्र वर्ण या वर्ग विशेष से संबंधित होते थे। पुराने समय में आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय को ही ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी और थोड़ी बहुत शायद वैश्य को भी, ठीक है? परंतु आज के समय में किसी भी वर्ण का भेद नहीं किया जाता, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है आधुनिक शिक्षा पद्धति में, ठीक है? और वैचारिक गुणवत्ता का महत्व हुआ करता था, ठीक है? जो लोगों के विचार होते थे, गुरुजी के विचार होते थे या बड़े लोगों के विचार होते थे, उसका बहुत अधिक महत्व होता था, या जो शिष्य के विचार है कि एक शिष्य को कितना ज्ञान है किसी भी चीज़ का।
ठीक है। और आज के समय में क्या होता है, अंकों के आधार पर गुणवत्ता का आकलन होता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके आधार पर हम देखते हैं कि किसको कितनी नॉलेज है। अगर किसी के 100 में से 90 आ रहे हैं तो हम उसको समझते हैं कि बहुत अच्छा है पढ़ाई में। अगर इसके 100 में से 40 आ रहे हैं तो हम उसको समझते हैं कि उतना अच्छा नहीं है। कि आज के समय में अंकों के आधार पर सारी चीजें हो गई है। ठीक है। फिर क्या है, पुराने समय में शिक्षा का उद्देश्य होता था व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में क्या होता है, पढ़ाई तो हमें आनी ही चाहिए, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है वो तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा और चीजें भी आनी चाहिए, मतलब पूर्ण रूप से उसका विकास करना एक उद्देश्य होता था। ठीक है। परंतु आज के समय में क्या है, शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय से जुड़ गया है। शिक्षा जो एक बिजनेस बन के रह गई है आज के समय में। ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्राचीन शिक्षा पद्धति में और आधुनिक शिक्षा पद्धति में। ये आपको याद कर लेना है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। ये हो गई हमारी भूमिका, अभी हमने पढ़ी। अभी हम चैप्टर तक नहीं पहुंचे हैं। तो अभी हमारा प्रथम अध्याय शुरू हो रहा है, जो क्या है, विषय प्रवेश। ठीक है। इतना समझ आया सभी को जितना मैंने पढ़ाया अभी तक? ठीक है जी। तो हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, है ना। पहला अध्याय है, उसका नाम क्या है हमारा, विषय प्रवेश, है ना। इसमें वही बताया गया है जो हमने भूमिका में पढ़ा था कि पुराने समय में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। हमारे पास उतनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है ना। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो हमने भी श्लोक देखा था, परिप्रश्नेन सेव्य, जो कि हमारे तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है, उसमें बताया गया है कि प्रश्न पूछने से और गुरु के प्रति आदर होने से और गुरु के लिए काम करने जैसी चीजों से, ठीक है, इन सारी चीजों से ही हम लोग सीखते थे। ये सारा हमने इसकी भूमिका में पढ़ लिया है। जो भी दिया गया है कि परीक्षाएं और प्रमाण पत्र भी नहीं होते थे पहले, गुरु के सानिध्य में रहकर ही सीखना सबसे उत्तम विधि होती थी। संबंध अच्छे होते थे, उदार और मधुर होते थे गुरु शिष्य के, और गुरु शिष्य के बीच में तर्क भी होता था, चर्चाएं होती रहती थी, वाद विवाद होता था, परंतु उनके संबंध क्या है, बिगड़ते नहीं थे। संबंध अच्छे रहते थे दोनों के आपस में, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया तो फिर दूसरा वाला रूठ ही जाए, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छे संबंध रहते थे गुरु शिष्य की, जो एक अच्छी होना चाहिए आपस में, वैसा उनका सहयोग रहता था। ठीक है। ये भी हमने पढ़ लिया कि पहले क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। किस लिए करते थे, जैसे हम लोग करते हैं कि उनके जो करने वाले हैं वो उनको अच्छे से समझे और उसका उनको अच्छा परिणाम मिले, ठीक है, उत्तम परिणाम मिले। और उसमें सह अध्ययन की भावना होती थी पहले, प्रतिस्पर्धा की नहीं होती थी, कि कंपटीशन नहीं होता था कोई भी आपस में कि मेरे मुझे इससे ज्यादा आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता था, साथ साथ में पढ़ते थे सारे बच्चे। ठीक है। और अध्यापक का ज्ञान शिष्य के ज्ञान से सदा ऊंचा ही रहता था, लेकिन इस चीज का वो कभी दावा नहीं करते थे कि वो एक ज्ञाता है, कि उनको सारी ही चीजें पता है। ठीक है। और हमेशा एक अध्यापक यही अपेक्षा करता था कि अपने शिष्य की श्रेष्ठता सिद्ध कर सके, है ना। जो हमारी शिक्षा होती थी निशुल्क होती थी, कोई भी शुल्क नहीं लगता था, शिक्षा का पूरी तरह से मुफ्त होती थी। ठीक है। अधिकांश कार्य मौखिक ही होता था, क्योंकि पुस्तकें उतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं होती थी उस समय में। ठीक है। इसके लिए क्या है, अगर मौखिक है तो क्या चाहिए, बच्चों के लिए उच्चारण शक्ति उनकी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी स्मृति होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उनको विकसित करनी होती थी बच्चों को, एक अच्छी उच्चारण शक्ति और एक अच्छी स्मृति शक्ति। ठीक है। और क्या है, बच्चे सिर्फ अंतर वस्तु से नहीं सीखते थे, मतलब जो उनको पढ़ा दिया उससे ही नहीं सीखते थे, बल्कि एक शुद्ध व्यक्तिगत आचरण से भी बहुत कुछ सीखते थे। ये सारा हमने भूमिका में पढ़ लिया है। ठीक है। ये इसमें दिया गया है। क्या हो गया, एक मिनट। अगला क्या है इसमें, व्यवहारिक विषय के अध्यापन। व्यवहारिक विषय के अध्यापन में निरीक्षण, प्रदर्शन या प्रत्यक्षिक छात्र द्वारा अभ्यास, दोष निवारण और गुरु द्वारा सकारात्मक सुझावों का समावेश होता था। मान लो कोई व्यवहारिक विषय गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता था,
हाँ जी, तो उसमें क्या होता था, एक प्रदर्शन का निरीक्षण किया जाता था अध्यापक के द्वारा, ठीक है? छात्र उस चीज़ का अभ्यास करते थे और गुरुजी क्या करते थे, दोष निवारण करते थे। मान लो कोई त्रुटि रह गई है, कोई अगर आज के समय में उदाहरण लें, मान लो हम किसी को सूर्य नमस्कार करना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ का प्रदर्शन करते हैं, हम उसको खुद करके बताते हैं, फिर छात्रों को करने के लिए बोलते हैं, ठीक है? तो जो कुछ उनकी कमियाँ रह जाती हैं, उसका निवारण करते हैं, उन दोषों का निवारण करते हैं और उसके बाद उनको सुझाव भी देते हैं। वही इसमें बताई गई है कि कोई अगर व्यवहारिक विषय पढ़ाया जा रहा होता था पहले, तो क्या होता था, सबसे पहले प्रदर्शन किया जाता था, ठीक है? उसके बाद छात्र द्वारा प्रदर्शन करते थे, फिर अगर कुछ त्रुटि रह जाती है, तो जो गुरु होते थे, वो उसका उनको बताते थे कि आपने यहाँ पे गलती की है, तो वो दोष निवारण करते थे और उसके बाद उनको सकारात्मक सुझाव भी देते थे। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अध्यापन उस टाइम एक व्यवसाय नहीं होता था, क्या होता था? गुरु को सौंपे गए निष्कपट, निर्मल मति बालकों को आलोकित करने का जीवन व्रत था, कि जैसे आज के समय में, मतलब सभी के लिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ज्यादातर लेकिन ऐसा ही होता है कि एक व्यवसाय की तरह ही शिक्षा को लिया जाता है। जो हमारे अध्यापन का कार्य है उसको व्यवसाय की तरह देखा जाता है, लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, कि जब अ, पुराने जो गुरुजन हमारे होते थे, उनको किसी को सौंप दिया, किसी छात्र को सौंप दिया, तो उनका वो इस चीज को अपनी ड्यूटी समझते थे कि उनको बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है? अध्यापन कार्य वही व्यक्तिक स्वरूप होता था जिसमें निर्देशन विधि व्यक्तिक ढंग की या छोटे समूह की होती थी। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो भी पढ़ाया जाता था, या तो वो व्यक्तिक ढंग से पढ़ाया जाता था, व्यक्तिक मतलब कि एक-एक करके पढ़ाया जाता था। किसी जो बहुत ज़्यादा बड़े किसी राजा महाराजा के बच्चे, उनको एक-एक करके पढ़ा लिया ऐसे, या फिर छोटे समूह की होती है, छोटे-छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते थे, ठीक है? क्योंकि हमने पढ़ा अभी पीछे पढ़ा था हमने डिफरेंस जो था आधुनिक शिक्षा पद्धति और प्राचीन में, कि जो प्राचीन समय में होते थे वो छात्रों की संख्या सीमित होती थी। तो मतलब या तो अकेले-अकेले पढ़ाया जाता था, या फिर छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते थे। ये होगी पुराने समय की बात, जितनी हमने अभी तक पढ़ी, ठीक है? अब आज के समय की बात देखिए, तो अभी टाइम चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है, ठीक है? जो हमारा अध्यापन कार्य है वो भी एक व्यवसाय की तरह हो गया, जैसे अन्य व्यवसाय कोई करते हैं, व्यवसाय मतलब बिज़नेस जो होते हैं, ठीक है? परंतु फिर भी योग का अध्यापन जो है इन सारे अध्यापनों से भिन्न है। योग थोड़ा अलग है इन सारी चीज़ों से, जो हम और चीज़ें पढ़ते हैं, उससे अलग होता है हमारा जो योग का अध्यापन होता है, ठीक है? ये इसमें बताया जा रहा है। बाकी इसमें नॉर्मल सी चीज़ें ऐसी ही लिखी है कि इतिहास में पहली बार ऐसा है कि योग ने संसार के अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब लोग योग की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे हमारे समाज में बहुत सारी क्या है बीमारियां भी बढ़ रही है, या बहुत सारे दोष बढ़ रहे हैं, तो लोग ना योग की तरफ बढ़ रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रकार की किसी मतलब जैसे ये बुक बनाई गई है, इस ऐसे किसी का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को पता हो कि योग के बारे में क्या होता है, कैसे पढ़ाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, कैसे हमें क्लास मैनेजमेंट करना होता है, कैसे लेसन प्लानिंग करनी होती है इसके लिए, ठीक है? तो ये बस यही बताया है, ये जो नीचे वाला पैरा लिखा है यहाँ पे, ये इसके जो राइटर हैं उन्होंने नॉर्मल लोगों के लिए लिखा है कि ये सारी जो बुक बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है, ताकि जो सामान्य लोग हैं जिनको योग के बारे में पता नहीं है, उनको योग के बारे में पता चल सके, ठीक है? इतना सा था हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? मैम ये प्रात्यक्षिक मतलब क्या होता है, बताया था? ये यस मैम। प्रात्यक्षिक प्रात्यक्षिक मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो करवाया जाता है, जो सामने करवाते हैं ना, जैसे आपको कोई योगाभ्यास करवाना है, मान लो आपको भुजंग आसन करवाना है, तो क्लास में टीचर आपके सामने करके आपको बताते हैं, वो होता है प्रात्यक्षिक, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो आपके सामने हो रहा है उसको बोलते हैं प्रात्यक्षिक, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, तो ये हमारा पहला चैप्टर था, पहला अध्याय विषय प्रवेश, जो हमने पूरा कर लिया है। तो अभी टाइम है तो हम नेक्स्ट भी शुरू कर लेते हैं ना, द्वितीय अध्याय। पहला तो समझ आ गया ना सभी को? एक बार मुझे बता देंगे माइक ऑन करके कोई? यस मैम। मैम दूसरा भी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, अभी टाइम है तो हम दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं, अभी है का 12 मिनट 20 मिनट, ठीक है?
तो दूसरा अध्याय है हमारा योग एवं योगाभ्यास। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया। पहले में क्या थी, नॉर्मल सी चीजें थी, नॉर्मल सी चीजें, उसमें ये बताया गया था पुराने समय के बारे में कि पुराने समय में शिक्षा कैसी होती थी, हमें ज्यादा पता नहीं था, लेकिन भगवत गीता के श्लोक में जो हमें बताया था, परिप्रश्नेन सेव्या, के प्रश्नों के द्वारा गुरु का आदर करके और उनके साथ रह के ये बच्चे सीखते थे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी, शिक्षा निःशुल्क थी, उस समय प्रमाण पत्र नहीं होते थे। और आज की शिक्षा कैसी है, आज की शिक्षा एक व्यवसाय की तरह है। ठीक है, पुराने समय में जो हमारे बच्चे होते थे सीमित होते थे, आज के समय में अनगिनत हो गए हैं। ऐसी ऐसी चीजें हमने पढ़ी, मतलब बहुत आसान सी चीजें पढ़ी, लेकिन वो आसान ऐसा नहीं है कि भूल जाना है, याद रखना है उसको। ठीक है, तो अगला अध्याय है हमारा योग एवं योगाभ्यास। तो योग क्या है, योग एक अत्यंत प्राचीन ज्ञान अनुशासन है। आप सभी को पता है योग क्या है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है योग एक अत्यंत प्राचीन ज्ञानानुशासन है ना। और इससे क्या माना जाता है, भारत की जो पैतृक संपत्तियों में से माना जाता है, भारत की जो महत्वपूर्ण पैतृक संपत्तियां हैं, महत्वपूर्ण और मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से एक माना जाता है। ठीक है, जैसे भारत में और क्या चीजें आती है जो हमारी पुरानी संपत्ति है, जैसे हमारे वेद पुराण हो गए, ये सारी उपनिषद हो गए, श्रीमद् भगवत गीता हो गई, रामायण महाभारत, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी पैतृक संपत्ति है एक हिसाब से। ठीक है, तो उसी में से एक हमारा योग है, योग को भी इसी में से एक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आज हम सबको पता है कि सारा जो विश्व है, हम बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको पहले भी बताई, बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है, बहुत सारे दोष फैले हुए हैं, इस वजह से सारे लोग क्या कर रहे हैं, योग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे लोगों का ध्यान योग की तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन फिर पता क्या है कि जब हम किस चीज की ओर मुड़ते हैं, किस चीज की ओर हमारा रुझान होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें गलत पता होती है, हमारे मन में गलत चीजें होती हैं, कहीं से हमें कुछ कुछ पता होता है, तो बहुत सारी उसमें कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है। तो वही इसमें बताया गया है कि योग के बारे में अनेक निराधार धारणाएं प्रचलित है भाई, बल्कि भारत में भी प्रचलित है। बेशक ये भारत में ही उत्पन्न हुआ है योग, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल निराधार है, तो हमें वो देखना है। इससे क्वेश्चन बना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना है। इजी चीजें हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन पता है क्या पूछेंगे आपको, मान लो 5-6 उदाहरण दे देंगे, 5-6 स्टेटमेंट्स दे देंगे। ठीक है, फिर उसमें से पूछेंगे कि निम्नलिखित में से ये हमारी जो बुक है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, इसमें कौन सी चीज दी गई है या नहीं दी गई है, ऐसे पूछते हैं। तो वो मतलब ना एक समान सी चीजें पूछते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इनको याद करना है आपको। बेशक आसान लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो एग्जाम में, तो उस टाइम ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको बेशक आप नोट कर लो अपने पास। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये भ्रामक धारणाएं हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। किसके बारे में भ्रामक धारणाएं हैं, योग के बारे में भ्रामक धारणाएं दी गई है। ठीक है, क्या है पहली, कि योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, अपितु कुछ विशेष लोगों के लिए है। तो ये एक गलत धारणा है, क्योंकि योग सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष। विशेष से आप समझ सकते हो कि क्या पता ऐसी धारणा हो किसी के मन में कि जो साधु संत होते हैं या बिल्कुल जो अध्यात्म के साथ जुड़े होते हैं या जुड़ना चाहते हैं, ये बस उन्हीं के लिए है, बाकी सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत धारणा है। आप सभी जानते हैं योग कोई भी कर सकते हैं, जैसे आपने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा होगा, पहले जो हमारा उसका पहला अध्याय है, उसमें एक श्लोक है लास्ट में शायद, श्लोक नंबर मुझे याद नहीं है, कि योग कोई भी कर सकता है, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, अधिक वृद्ध हो, रोगी हो, कोई भी कर सकता है। तो योग सभी के लिए है, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये गलत धारणा। दूसरी क्या है, योग अलौकिक विचारों से संबंधित है, चमत्कारों से जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं योग में क्या होता है हमारे, अगर हम बात करें अष्टांग योग की, तो इसमें क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चमत्कार है। सामान्य चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी है, जैसे यम नियम हो गए, उसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है पतंजलि योग दर्शन में, उसका फल जो हमें मिलता है। ठीक है, बाकी आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये सारी चीजें भी। ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई चमत्कारों वाली बात नहीं है, ना ही अलौकिक विचारों वाली बात है, तो ये भी एक गलत धारणा है ना। तीसरा है योग रहस्यवाद, जादू टोना या विभिन्न प्रकार के इंद्रिय दमन के समकक्ष है।
कि योग रहस्यवाद से जुड़ा है, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल रहस्यवादी है, जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है, जादू टोना है इसमें, या इंद्रिय दमन के समकक्ष के समकक्ष है, मतलब इंद्रिय को, जो हमारी इंद्रियां होती है उसका दमन करना उसके समान है, समकक्ष मतलब समान है। तो ऐसा भी नहीं है, आप सभी को पता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ना जादू टोना इसमें होता है, ना इंद्रिय दमन होता है। ठीक है, तो ये भी गलत धारणा है। अगला है, योग एक चिकित्सा पद्धति है जो सारे रोग ठीक कर सकती है। तो देखो ऐसा भी नहीं है। एक मतलब आप इसको इस तरह से नहीं कह सकते हो कि योग से जो हमारे सारे रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक गलत धारणा है। कई बार इसमें ना कंफ्यूजन होता है, जो ये वाला पॉइंट था ना हमारा फोर्थ वाला, कि अगर ये आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, आपको पूछा जाए कि ये उस बुक में है या नहीं है, तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ये गलत है, ये एक भ्रांति फैली हुई है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार होता है। मतलब दर्शन क्या होता है, योग एक फिलोसफी है, ठीक है, जिसमें मेटाफिजिकल थ्योरी है यूनिवर्स के बारे में। तो ये सारी जो चीजें हैं ये भ्रांतियां फैली हुई है, तो इनको आपको याद कर लेना है। ये वाला समझ आ गया सभी को, ये वाले जो अभी पॉइंट पढ़े हमने? आगे बढ़े। माइक ऑन करके बोलिए, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? जी मैम। यस जी मैम। मैम। तो जब मैंने स्क्रीन शेयर की होती है ना, मुझे आप लोग दिखते नहीं हो यहाँ पे, तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, फिर कुछ पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक और यहाँ पे है, एक और गलत धारणा है कि योग एक व्यायाम व्यायाम पद्धति मात्र है। व्यायाम क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज को व्यायाम बोलते हैं। तो योग एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसमें और बहुत सारी चीजें आती है। प्राणायाम आता है हमारा, ध्यान आता है, धारणा आता है, और सबसे जो हमारी अंतिम स्थिति होती है वो होती है समाधि। तो ये हमने पढ़ी इसकी गलत धारणाएं जो कि योग के बारे में फैली हुई है। ठीक है, फिर देखते हैं कि योग शब्द का अर्थ क्या दिया गया है, यहाँ से पढ़ने वाले हैं हमें ना। साहित्य में योग शब्द साध्य और साधन दोनों रूपों में प्रयुक्त है। ठीक है, किसके रूप में है ये आपको याद रखना है। दो दो शब्द इसको दिए गए हैं, साध्य और साधन। ठीक है, साध्य के रूप में क्या है, सर्वोच्च स्तर पर व्यक्तित्व का समाकलन, है ना, यानी कि पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन, है ना। जो हमारा साध्य है वो हो गया सर्वोच्च स्तर पर, मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर व्यक्तित्व का समाकलन, कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है सर्वोच्च स्तर पर उसका इंटीग्रेशन होना, मतलब बहुत सारी जो चीजें हैं, कह सकते हैं जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सारी एक ही व्यक्ति में आना, या उस चीज को डेवलप करना अपने अंदर योग के माध्यम से। ठीक है, तो युज धातु से बने योग शब्द का अर्थ समाधि है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा योग शब्द बना है कौन सी धातु से बना है, तो युज धातु से बना है। जो हमारा यूजीसी नेट का योगा का एग्जाम हुआ था सबसे पहला, उसमें ये क्वेश्चन था कि योग शब्द कौन सी धातु से बना है। वैसे अब ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको उसको दिमाग में रखना है कि योग शब्द हमारा युज धातु से बना है। ठीक है, और क्या है, एक व्यापक शब्द है, मतलब इससे बहुत सारी चीजें आती है। अर्थ क्या है इसका, समाकलन है, गठन है, और उसमें सभी अन्य अर्थ भी समाविष्ट है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आती है हमारी जो योग शब्द है। समत्व या सामंजस्य दूसरा शब्द है जो वही अर्थ दर्शाता है, यह योग का साध्य के रूप में अर्थ है। बस इसमें सिंपल सी चीज बताई गई है। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है क्या है, युज धातु से बना है हमारा योग, और उसका अर्थ क्या है, समाधि है। दो रूपों में प्रयुक्त होता है, साध्य और साधन। साध्य में क्या होता है कि जो बिल्कुल हमारा सर्वोच्च स्तर होता है, जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल होता है, उस वहां पर व्यक्तित्व का समाकलन यानी पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन। ठीक है, यही आपको बताया गया है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना। अगला क्या है हमारा, अगला क्या कहते हैं कि इस प्रकार के समाकलन के विकास के सहायता विविध प्रविधियां प्रयुक्त की जाती है। इन प्रविधियों या अभ्यासों का यौगिक साहित्य में उल्लेख रहता है और उनका
संकलित रूप में योग के नाम से निर्देश रहता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, इसमें बहुत कठिन भाषा लिखी है कि योग में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ये अलग अलग अभ्यास होते हैं। जैसे मुद्रा का अभ्यास हो गया, बंध का अभ्यास हो गया, प्राणायाम अभ्यास हो गया, आसन हो गया। ठीक है, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। जब ये इकट्ठी हो जाती है, जब हम इन सारे को इकट्ठा मिलाते हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, या फिर और भी चीजें, कई जगह षडांग योग है, कई जगह चतुरंग योग है, कई जगह अष्टांग योग है, इन सारी चीजों को जब हम इकट्ठा मिला लेते हैं तो वो योग बन जाता है। ठीक है, इसमें सारी चीजें आ जाती है ना। तो क्या करते हैं हम, विविध अभ्यासों को के साथ योग शब्द जोड़ लेते हैं। जैसे नीति योग हो गया, नीति आप सभी को पता है, जल नीति, सूत्र नीति, ठीक है, वो हो गई। लौलिकी योग हो गया, जो नौली होता है उसको लौलिकी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान योग इत्यादि। और क्या होता है, हम जो अलग अलग प्रकार के अभ्यास होते हैं उनको व्यवस्थित कर लेते हैं, उनको एक अनुशासन के रूप दिया जाता है, और वो एक संप्रदाय बन जाता है, एक योग संप्रदाय बन जाता है। जैसे भक्ति योग, जिसमें भक्ति के बारे में है, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग और लय योग। बस आपको इतना सा इसमें याद रखना है कि जब हम बहुत अलग अलग चीजों को एक साथ मिलाते हैं तो वो योग बन जाता है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं नीति योग हो गया, लौलिक योग हो गया, ध्यान योग हो गया। ठीक है, और अलग अलग जो हमारे अभ्यास है, जैसे ज्ञान के बारे में हमने कुछ लिखा, उसको इकट्ठा कर दिया तो वो ज्ञान योग हो गया। भक्ति के बारे में बताया गया है तो वो भक्ति योग हो गया। कर्म के बारे में है तो वो कर्म योग हो गया, हठ योग हो गया, लय योग हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। फिर ये नॉर्मल सी चीजें हैं यहाँ पे, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है कि जो हमारा योग अनुशासन है वो अनेक अवस्थाओं में से गुजरा है, क्योंकि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, तो काफी स्टेजेस उसको पार करनी पड़ी। मतलब पुराना समय, उसके अगला समय, हमारे से पहले का समय, हमारा वाला समय। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, विविध संप्रदाय इसमें जन्मे, और इसमें विविध प्रविधियां और अभ्यास भी विकसित हुए। कि पहले के समय में क्या अभ्यास होते थे, उसमें क्या नया जोड़ा गया है, या जैसे कोई आसन होता है उसके अलग अलग वेरिएशंस होती है। तो पहले तो एक मूल रूप से एक आसन था ना, पुराने समय में जो बना था वो मूल रूप से एक आसन था। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसमें उसकी वेरिएशंस जुड़ती गई, तो इसमें अलग अलग चीजें विकसित होती गई। ठीक है, इसमें जो प्रत्येक संप्रदाय था उसने विशिष्ट अभ्यासों पर बल दिया। जैसे अपना अपना संप्रदाय बना था, जैसे भक्ति योग था, उसने भक्ति पर बल दिया। ज्ञान योग वालों ने ज्ञान पर बल दिया, परंतु लक्ष्य सदा एक ही था। क्या लक्ष्य था, ये इंपॉर्टेंट है, चित्त वृत्तियों के नियमन द्वारा अत्युच्च स्तर का समाकलन। ठीक है, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको समाप्त करना है, और हमें क्या करना है, बिल्कुल अपनी जो सबसे ऊपर की स्टेट होती है हमारी, वहां पहुंचना है। सबका लक्ष्य एक ही था, जिससे हर जगह यही होता है, हमें समाधि को प्राप्त करना होता है। ठीक है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, कह सकते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाना। लक्ष्य सभी का एक ही होता है, बेशक वो अलग अलग मार्ग से जाए, कुछ भक्ति योग से जाए, कुछ हठ योग के द्वारा जाए, कुछ कर्म योग के द्वारा जाए, लेकिन अंत में सबका लक्ष्य एक ही होता है ना। कुछ संप्रदाय मन से प्रत्यक्ष संबंधी अभ्यासों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुछ में क्या होता है, हम मन के द्वारा अभ्यास करते हैं। जैसे अलग अलग संप्रदाय बने हैं ना हमारे, वैसे। ठीक है, आप अपने हिसाब से, जैसा संप्रदाय के हिसाब से सही लगता है वैसे वैसे करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद इसमें वर्गीकरण किया गया है इस बुक के अनुसार, तो आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्या है, पहला हमारे पास है आसन बोला गया है, पहला आसन है। दूसरा प्राणायाम है, बंध है, क्रियाएं हैं, फिर ध्यान है, और फिर है अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास। ठीक है, ये 6 चीजें इसमें बताई गई है, तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, कल मैं पूछूंगी आप लोगों से, है ना। आसन प्राणायाम पता है आप सभी को, बंध भी पता है क्या होता है, क्रियाएं पता है, षट क्रियाएं जो हमारी होती है, अष्टकर्म जो हमारे बताए गए हैं रत्नावली में, शुद्धि क्रियाएं जो होती है। ठीक है, ध्यान और अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास। अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास कहा गया है इसमें जो हमारे यम और नियम है, यम नियम का नाम है इसमें अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास। पर आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, इसका सीक्वेंस ऐसे ही आपको एज इट इज याद रखना है।
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं जितना हमने पढ़ लिया अभी तक। तो इसमें से तो नहीं है किसी को कोई डाउट, तो आप लोग पूछ सकते हो फिर। समझ आ गया ना सभी को? यस मैम। ठीक है, तो एक जी बार क्लोजिंग प्रेयर कोई करवा दीजिए, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करके डिस्कशन कर लेंगे। सौरभ जी आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। ओके मैम। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बना लें, स्पाइन सीधे, कमर को सीधा करके बैठ जाएं। आंखों को बंद करें। 3 बार श्वास प्रश्वास, 3 टाइम्स टेक डे ब्रेथ, 3 times Om chanting, deep inhale. Again. Again. शांति पाठ, डीप इनहेल। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, रब करेंगे। दोनों हथेलियों में उस्मा जाए, आंखों पे लगाएंगे, महसूस करेंगे हमारे हथेलियों से प्राण शक्ति हमारे आंखों में जा रही है। पूरे फेस का मसाज करेंगे, हथेलियों के बीच में आंखों को ओपन करेंगे। हरिओम तत्सत आप सभी को।